दास्तां उसे याद आती है। वो तो एक बंजर जमीन से आया था, खामोश आकर्षणों की दुनिया से, जहां कहा कुछ भी नहीं जाता। मन ही मन में कुछ अरमान करवटे लेते हैं। अनबुझी इच्छाएं आती और चली जाती हैं, और कस्बई सपने छतों पर फैले कपड़ों की तरह धूप उतरते ही बटोर लिए जाते हैं। कुछ अनकहे धुंधले स्मृतियों में उलझे रह जाते हैं, जो ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, बस पानी के दाग की तरह वजूद के लिबास पर नक्श हो जाते हैं। उसका पूरा कस्बा, उसके कस्बे का अपना मोहल्ला, मोहल्ले की कई खिड़कियां भी उसे मौन हसरत से देखती दिखाई दी थी। कभी कभी बरसात के दिनों में लौटे हुए पांव के निशान दिखाई पड़ जाते थे, और ज्यादा बारिश हुई तो निशान पहले तो भरी आंख की तरह डबडबाते थे, फिर देखते देखते मिट जाते थे। वापस गए पैर फिर नजर नहीं आते थे। कुछ आंखें थी जो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था। कहीं कोई काजल लगी आंख उलझी सी थी, किसी खिड़की में हल्की सी कोई परछाई, किसी में इशारा करती कोई उंगली, कहीं शर्मा के लौटे हुए अधूरे अरमान, और कहीं किसी मजबूरी की कोई दास्तां। अजीब दिन थे, नीम के झरते हुए फूलों के दिन, कनेर में आती पीली कलियों के दिन, ना बीतने वाले दोपहरियाओं के दिन, और फिर एक के बाद एक लगातार बीतते हुए दिशाहीन दिन। उन दिनों भविष्य कहीं था ही नहीं, एक व्यर्थ सा वर्तमान साथ था जो बस चलता जाता था। यह आजादी से ठीक पहले का दौर था। रेलगाड़ियों में आरक्षण की सुविधा और सिस्टम नहीं थी। अब उसे याद नहीं, सोच रहा था विद्या शायद साइंस में थी, पर छुट्टियां साथ साथ होती थी, इसीलिए वे इलाहाबाद स्टेशन पर मिल ही जाते थे। विद्या फतेहगढ़ की थी। तीज त्योहार और फिर गर्मियों की छुट्टियां। अपने अपने घर जाने के लिए एक आध बार तो उससे यूं ही मुलाकात हुई। फिर जब भी कोई छुट्टी आती तो स्टेशन पे एक दूसरे का इंतजार करने लगे। न मालूम ये कैसा लगाव था कि प्लेटफॉर्म पर एक तब तक रुका रहता था जब तक दूसरा आ नहीं जाता था। अनकहे तरीकों से यह तय हुआ था कि छुट्टी होने वाले सुबह के दिन पहली पैसेंजर गाड़ी से ही सफर करेंगे। उन दिनों भी कुछ दौड़ती थी तेज एक्सप्रेस गाड़ियां, पर उन्हें पैसेंजर ही पसंद थी। वो धीरे धीरे चलती और हर स्टेशन पर रुकती थी। उन दोनों का साथ साथ सफर करते छोटे छोटे स्टेशनों के नाम रट गए थे। अब बमरौली आएगा, अब मनौरी, अब सैयद सरावा, और फिर भरवारी और सिराथू, उसके बाद फतेहपुर, और फिर कानपुर। स्टेशनों के नाम वे साथ साथ पढ़ते थे, और किस स्टेशन पर कितनी जल क्षमता वाली टंकी विशाल कुकुरमुत की तरह खड़ी है ये भी उन्हें याद हो गया था। इंजन किस स्टेशन पर पानी लेगा ये भी पता था। कुछ ऐसा भी था जो दोनों को एक साथ व्यापता था। उनके मन की अनकही इच्छाओं के पल एकाएक साथ जुड़ जाते थे। अब यही जैसे बरवारी स्टेशन के समोसे। कभी विद्या कहने को ही होती थी कि वो बोल पड़ता था, भैया इसमें जरा खट्टी चटनी मिला दो।
या फिर फतेहपुर स्टेशन की दही की पकौड़ियाँ, जहाँ मीठी चटनी अच्छी लगती थी। कभी कभी वह भागते पेड़ों में से किसी एक को सहसा एक साथ देखते थे। फिर कुछ स्टेशनों का साथ और। चाहते तो दोनों नहीं थे, पर कानपुर आ ही जाता था। विद्या वहीं उतरकर फतेहगढ़ वाली गाड़ी बदलती थी। कानपुर से उसे छोटी लाइन पकड़नी होती थी, जिसका प्लेटफॉर्म आखिरी था। बीच में बड़ी लाइन की कई प्लेटफॉर्म थे। उन दिनों टाटा और बाय बाय नहीं होता था। फ्लाइंग किस ये तो था ही नहीं। खामोशी की गहराई, यही शायद लगाव का पैमाना था। विद्या चुपचाप उतरती थी। वो उसका झोला या टीन का छोटा बक्सा या किताबों का बस्ता उठाकर थमा देने में मदद कर देता था। उन दिनों लेट होने पर गाड़ियां भी एक दूसरे का इंतजार कर लेती थी। विद्या अच्छा कहकर पुल पर चढ़कर अपनी गाड़ी वाले प्लेटफॉर्म पर चली जाती थी। वह उसे छोड़ने या विदा देने नहीं जा पाता था, क्योंकि तब तक उसकी मेन लाइन की गाड़ी छूट सकती थी। कानपुर से उसका सफर शिकोहाबाद जंक्शन तक जारी रहता था, जहां से वह ब्रांच लाइन की गाड़ी पकड़कर अपने मेनपुरी पहुंचा करता था, अपने माँ के पास। शिकोहाबाद से मेनपुरी 3 स्टेशन के नाम थे, याद थे उन्हें, पर कहाँ किस स्टेशन पर पानी की टंकी थी, छोटे से सफर में कौन से पेड़ साथ दौड़ते थे, वो उसे याद नहीं था। विद्या भी सफर में साथ होती तो शायद उसे वो पेड़ भी याद रहते। छुट्टियों से लौटने का दिन और इलाहाबाद तक जाने वाली पैसेंजर गाड़ी भी अनकहे तरीकों से तय हो गई थी। वो लौटते समय कानपुर तक मेन लाइन की गाड़ी से आता था, लेकिन कानपुर से पैसेंजर ही पकड़ता था। छोटी लाइन से आकर विद्या उसे वहीं प्रतीक्षा करती मिलती थी। मिलना, प्रतीक्षा करना और साथ साथ सफर करना, ये सब 2 साल चलता रहा। फिर वो वर्ष भी आया। गर्मी की लंबी छुट्टियां हुई। वही इलाहाबाद स्टेशन, वही पैसेंजर गाड़ी, लेकिन इस बार स्टेशनों का नजारा कुछ बदला हुआ था। गाड़ी में चढ़ने वाले मुसाफिर औसत से ज्यादा खामोश थे। सैयद सरावा स्टेशन पर सब स्टेशनों से ज्यादा भीड़ मिली। सफर में ज्यादातर मर्द ही मिलते थे, पर इस बार उनके साथ औरतें और बच्चे भी थे। टीन के बक्सों, बोरों, गठरियों, पोटलियों, ये सब सामान भी जरूरत से ज्यादा था। गाड़ी छूटी तो प्लेटफॉर्म पर रुककर कोई खुदा हाफिज भाईजान कहकर विदा करने वाला भी नहीं था। मुसाफिरों में चलती आपसी बातचीत के दौरान पता चला कि वे किसान खानदान पहले अलीगढ़ जा रहे थे और वहां से पाकिस्तान चले जाएंगे। आखिर कानपुर स्टेशन का यार्ड गुजरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। विद्या को तो यहीं उतरना था। प्लेटफॉर्म आया, विद्या उतरी। हमेशा की तरह उतरकर उसने विद्या को सामान थमाया। तब विद्या ने इतना ही कहा था, शायद आगे की पढ़ाई के लिए मैं अगले वर्ष ना आ सकूं। क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। वो घर वाले यही चाहते हैं। ये एक सहज सूचना थी, जिससे दोनों कुछ असहज महसूस कर रहे थे। उनके बीच अलित और अव्यक्त भावनाओं का रिश्ता तो बहुत ही गहरा था शायद, पर कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें कोई उत्तर मांगने के लिए विवश करे।
आखिर छोटी लाइन की अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए वो पुल पर चढ़ने लगी। विद्या की गाड़ी छूटने का समय हो रहा था और उसकी गाड़ी भी छूटने को ही थी। और बस तब इस दास्तां में इतना ही हुआ था कि पुल पर पहुंचकर अपने प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ने से पहले विद्या ने अपना रुमाल ऊपर से गिराया था। उसकी गाड़ी उसी समय आखिरी सीटी देकर खिसकने लगी थी। उसका डिब्बा भी काफी आगे था। उसने रुमाल को गिरते हुए देखा था। उसके लिए वो अटका भी था, पर प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी को वो नहीं छोड़ पाया था। सफर तो सफर था। और फिर डिब्बों में उसका झोला लावारिस पड़ा था, जिसमें उसकी किताबें थीं, कॉपियां, कलमें थीं। विद्या का रुमाल तो वो नहीं उठा पाया, पर अपने सफर को भी वो नहीं तोड़ पाया। चलती गाड़ी में वो चढ़ गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। आगे का सफर जारी था, उसका भी और उन मुसाफिरों का भी जो अलीगढ़ होते हुए पाकिस्तान जा रहे थे। विद्या का भी, जो गाड़ी बदलकर फतेहगढ़ की ओर चली जा रही होगी। बैठे बैठे वो यही सोचता रहा कि अगले साल अब विद्या नहीं आएगी। इसका सीधा मतलब यही है कि उसके घर वालों ने उसका शायद रिश्ता तय कर दिया है, और शायद गर्मियों में की छुट्टियों में शादी भी हो जाए। शिकोहाबाद जंक्शन आया तो वो उतर पड़ा। उसे मैनपुरी वाली गाड़ी पकड़नी थी। पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों का सफर अलीगढ़ की तरफ जारी था। उन गर्मियों के बाद फिर विद्या उसे नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ किस सफर पर निकल गई। बस इतना जरूर था कि जिंदगी के इस लंबे सफर में जब भी वो कानपुर स्टेशन से गुजरा तो वो रुमाल उससे गिरता हुआ दिखाई नहीं देता रहा। वो रुमाल सचमुच गिरता रहा। शायद वो रुमाल आज भी गिरता है। फिर कई बरस के बाद जब वो कई नौकरियां और कई शहरों को छोड़ता हुआ शहर बंबई में टिक कर काम करने लगा, तब उसे एक अजीब सा रहस्य भरा खत मिला। उसका लिफाफा खुद अपने सफर की कहानी बता रहा था। वह उसके पिछले कई पतों से रीडायरेक्ट होकर उस तक पहुंच। कई बार कटे हुए पतों को देखा था। सिर्फ उसका नाम था जो ज्यों का त्यों था। मेहरबान हाथों ने अलग अलग लिखावट में उसका नया पता दर्ज किया था। तब उसे लगा था कि खत अगर मन से भेजा जाए तो कई जन्मों के बाद भी पहुंचने वाले तक पहुंच ही जाता है। 5 पतों से लौटे हुए लिफाफे को उसने बहुत एहतियात से खोला था। मजबूत पढ़ा तो रहस्य और गहरा हो गया। लिखा था, अदीब आलिया, किसी को देख के दिल कोई नवान से फूंगा क्यों हो। ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो। किया गमख्वार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को। ना लाए ताब जो गम की वो मेरा राज़दां क्यों हो। वफा कैसी, कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ऐ संगे दिल तेरा ही संगे आस्थां क्यों हो। खुदा हाफिज। खत में कोई नाम नहीं था, पता भी नहीं था। उसे खत के संबोधन ने भी चौंकाया था। एकाएक उसका ध्यान विद्या की ओर गया। मजमून में बात की जो अनुगूंज थी वो उसकी हो सकती है।
और फिर अदीबे आलिया वाला संबोधन। शायद वो उसकी जिंदगी की खोज खबर लेती रही हो। अंदाजे से उसने पहला पता लिख दिया हो कि शायद खत पहुंच जाए। फिर तो पते मेहरबानों ने बदले थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात यह थी कि विद्या तो साइंस की विद्यार्थी थी। उसे हिंदी तो फिर भी आती थी, लेकिन उर्दू का तो एक अल्फाज भी नहीं आता था। और फिर अंत में खुदा हाफिज। नहीं, ये विद्या तो हो ही नहीं सकती। ये कोई और भी हो, विद्या नहीं हो सकती। और तब ये दास्तां पहले से भी ज्यादा रहस्यमय बन गई थी, आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब। हुआ ये था कि जल्द मुलाकात होगी आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।